साथियों नमस्कार। कल आपको हमने वर्णमाला में वर्ण के बारे में चर्चा किया, स्वर के बारे में चर्चा किया, स्वर के भेद बताए। फिर हमने जिह्वा के आधार पर, मुख विवर के आधार पर, नासिका के आधार पर स्वर के भेद बताए। आज आपको हम बताएंगे वर्णों की संख्या का निर्धारण। वर्णों की संख्या का निर्धारण। तो वर्णों की संख्या का निर्धारण हम लोग दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला प्रकार लिखने के आधार पर और दूसरा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण या बोलने भी कह सकते हैं। वर्णों की संख्या का निर्धारण हम लिखने के आधार पर कर रहे हैं और उच्चारण के आधार पर कर रहे हैं। अगर हम लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या देखें तो लिखने के आधार पर वर्ण की संख्या होती है 52। उच्चारण के आधार पर देखें तो उच्चारण के आधार पर होती है वर्ण की संख्या 44। अब आप कहेंगे कि 44 में क्या क्या है? तो 44 में 11 स्वर, 33 व्यंजन। 11 और 33 मिलकर कितना हो गया? 44। लेकिन लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या जो 52 हो रही है, इसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 33 इसमें व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह बताएंगे, अयोगवाह क्या चीज़ होता है। उसके बाद 2 आपको मिल जाएगा उच्छिप्त द्विगुणित व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन 4 आपको मिलता है। 4 होते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितना हुआ? 11, 33, 44, 2 46, 2 48, 4 52। यही कुल मिला के 52 होते हैं। वर्णों की संख्या का निर्धारण पहला लिखने के आधार पर, दूसरा उच्चारण या बोलने के आधार पर। लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। आप टिट का पेपर देखिए, आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। उच्चारण के आधार पर भी प्रश्न आया हुआ है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या वर्णों की संख्या होती है 44, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। और लिखने के आधार पर वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं, 2 उच्छिप्त व्यंजन हैं जिसे द्विगुणित व्यंजन भी कहा जाता है, और 4 संयुक्ताक्षर हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। उसके बाद हमने आपको स्वरों के बारे में बता दिया था, स्वर के प्रकार। एक चीज़ आपको और बताना है स्वर में, उसको नोट करिए। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर या संयुक्ताक्षर स्वर, संयुक्ताक्षर स्वर या आप मिश्रित स्वर भी कह सकते हैं। देखिए, एग्जामिनर परीक्षा में कुछ भी दे सकता है, मेन वही निकालेगा वो। मिश्रित स्वर कौन होते हैं? या ऐसा स्वर जिनका कभी ह्रस्व नहीं हो सकता। ये पेपर में आया हुआ है 2018 के टीईटी में। ऐसा स्वर बताइए, और 4 विकल्प आपको दिया है। ऐसा स्वर बताइए जो कभी ह्रस्व नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम जानते हैं संयुक्त स्वर, संयुक्ताक्षर स्वर या मिश्रित स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये 4 जो स्वर हैं, ये 4 स्वर, इन्हें आप संयुक्त स्वर भी कहेंगे, संयुक्ताक्षर स्वर भी कहेंगे, मिश्रित स्वर भी कहेंगे। या ये चारों ऐसे स्वर हैं जिनका कभी ह्रस्व नहीं हो सकता, मतलब ये कभी ह्रस्व स्वर में नहीं होंगे। ये आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए।
कि इन चारों स्वरों का कभी ह्रस्व हो ही नहीं सकता। मैं बार बार इसे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और लगभग 70% लोगों ने इस गलती की है। तो आप गलती करने से बचें। ए, ऐ, ओ, औ ये 4 ऐसे स्वर हैं जिन्हें आप संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं, संयुक्ताक्षर स्वर भी कहेंगे, मिश्रित स्वर भी कहेंगे और इनका कभी ह्रस्व स्वर बन ही नहीं सकता है। ठीक है, स्वर के बारे में इतनी जानकारी आपको, आपका टीईटी हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एमपीटेट हो, इससे ज़्यादा स्वर के बारे में कभी पूछ ही नहीं सकता है किसी भी एग्जाम में। आइए थोड़ा व्यंजन वर्ण के बारे में बात कर लें। व्यंजन वर्ण क्या है? तो सबसे पहले यही जाने कि व्यंजन वर्ण है क्या। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा आप सब लोग जानते हैं। जो स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। अभी देखिए, जब हम स्वर की परिभाषा बता रहे थे तो आपसे कह रहे थे कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, अब व्यंजन के भेद के बारे में चर्चा कर लें। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और एक होता है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन होते हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक पूरे के पूरे व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल, ये जो 4 व्यंजन होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन। श, श, स, ह, ये जो 4 व्यंजन होते हैं ऊष्म व्यंजन। क से लेकर म तक के जितने वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अर्थात पूरे व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। टोटल 33 व्यंजन है, जिसमें 25, 4, 4, 25 आपका स्पर्श व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन और 4 आपका ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक, अंतस्थ व्यंजन में य, व, र, ल और उसमें श, श, स, ह। यहाँ पर आपको व्यंजन के बारे में हमने एक जानकारी दी। दूसरी जानकारी अगर देखें तो पाई के आधार पे, खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन के प्रकार देखते हैं। खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला बिना खड़ी पाई, बिना खड़ी पाई, और दूसरा आपका हो जाएगा खड़ी पाई। ये सब पेपर में आया हुआ है,
आप लोग वीडियो स्किप ही मत करिए। हम कुछ ऐसा बता ही नहीं रहे हैं कि जो प्रश्न आया ना हो। तो बिना खड़ी पाई पे अगर व्यंजन वर्ण देखें तो इनकी संख्या होती है 7, और खड़ी पाई पे देखें तो इनकी संख्या होती है 26। अब आइए देख लें। तो जैसे एक होता है ढ, छ, ट, ढ, ड, द, ये अंगा छ, ट, ढ, ड, द, और एक आपका होता है र। 2 3 4 5 6 7 अंग छ, ट, ढ, ड, द, र। ये बिना खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन के प्रकार हैं, और खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन, और सॉरी, बिना खड़ी पाई के आधार पर व्यंजन वर्ण है, और खड़ी पाई के आधार पर इनके बाद शेष सभी वर्ण, शेष सभी वर्ण ये किस में चले जाएंगे? खड़ी पाई के आधार पर। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं संयुक्ताक्षर के बारे में। व्यंजन में भी संयुक्ताक्षर होता है, जैसे स्वर में हमने संयुक्ताक्षर की बात की, संयुक्ताक्षर स्वर, वैसे व्यंजन में भी संयुक्ताक्षर होता है, और ये प्रश्न कम से कम 4 बार आया हुआ है। तो व्यंजन में जो संयुक्ताक्षर होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ, ज्ञ, स्र। इनकी इंग्लिश देख ले, KSHA, त्र का TRA, ज्ञ का GYAN, और स्र का SHRA। अगर हम इनको तोड़ें तो यही निकलेगा, कश, त, र, ये निकलेंगे ज, श, र, यही होगा। अब आइए इनके बारे में थोड़ा जाने कि हमने इतना क्यों लिखा। सबसे ज़्यादा संयुक्ताक्षर में ये तो आप बता ले जाएंगे कि संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? छ, त, ज्ञ, स्र। लेकिन प्रश्न ये नहीं आता कि संयुक्ताक्षर की संख्या कितनी है, जब आया हुआ है। लेकिन जो आपका इससे कठिन प्रश्न बनाता है आयोग, वो ये बनाएगा कि हिंदी वर्णमाला की दृष्टि से संयुक्ताक्षर वर्णों का स्थान किन वर्णों के ठीक बाद आता है। क्या बनाएगा? हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला की दृष्टि से संयुक्ताक्षर वर्णों का स्थान किन वर्णों के बाद आता है। दरअसल प्रश्न आपका किन वर्णों के बाद आता है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। कंफ्यूज ये करता है। ये तो आपने बता दिया संयुक्ताक्षर की संख्या 4। कौन कौन से? छ, त, ज्ञ, स्र। लेकिन इसमें जो हिंदी वर्णमाला की दृष्टि से संयुक्ताक्षर वर्णों का स्थान, ये महत्वपूर्ण है, किन वर्णों के बाद आता है। तो आप लोग देखिए, जितने बार हलंत वाले अक्षर हैं, ये हलंत, ये इन्हीं को बताना है। जैसे छ किसका स्थान किसके बाद आएगा? तो छ का स्थान जो है, छ का स्थान है क, श। तो इसमें जो है क के बाद आएगा। जैसे हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंग। तो जो छ का स्थान है, दरअसल छ का स्थान यहीं कहीं पे है। तो छ के क के बाद किसका स्थान है? छ का। ठीक, उसी प्रकार से त्र का जो स्थान है,
त्र किससे बना है? त र से। तो त के बाद कहीं पर त्र का स्थान है। ठीक, इसी प्रकार ज्ञ का हम लोग ज्ञ कहते हैं, जबकि इसको ज्ञ नहीं बोलना चाहिए। इसका शुद्ध अगर देखें तो इसको बोलना चाहिए ज्ञ, ज धन या। तो ज के बाद कहीं ज्ञ का स्थान होगा। ठीक, इसी प्रकार स्र का श र। तो स के बाद कहीं यहाँ पे स्र का स्थान होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। जो हलंत वाले अक्षर थे, इनके बाद ही इन संयुक्ताक्षर का स्थान है। क, यहाँ पे क हलंत है तो क के बाद छ का स्थान, यहाँ पे त हलंत है तो त के बाद त्र का स्थान, यहाँ पे ज हलंत है तो ज के बाद ज्ञ का स्थान, यहाँ पे श हलंत है तो श के बाद स्र का स्थान। आपने समझ लिया। अब आइए चर्चा करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह, अयोगवाह किन्हें कहते हैं? तो जिन वर्णों की गणना, अयोगवाह की परिभाषा देखें तो इन्हें न तो स्वर न तो व्यंजन, आप इन्हें न स्वर की श्रेणी में रखेंगे और न ही व्यंजन की श्रेणी में रखेंगे। अर्थात जिन वर्णों की गणना न तो स्वर के रूप में और न ही व्यंजन के रूप में होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाह। उन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाह। हिंदी जगत में अयोगवाह की संख्या कितनी है? प्रश्न यहाँ से बनता है। हिंदी जगत में अयोगवाह, हिंदी जगत में जो अयोगवाह है इसकी संख्या है 2। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं अनुस्वार, दूसरे को हम लोग कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार आप लोगों ने देखा है, ऐसे अंग, और विसर्ग के लिए आप लोगों ने देखा है ये 2 ऐसे होता है आहा। तो अयोगवाह क्या है? जिन वर्णों की गणना न तो स्वर के रूप में और न ही व्यंजन के रूप में होती है उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। हिंदी जगत में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग, विसर्ग का अह, ये चिन्ह होता है। जबकि संस्कृत जगत में अयोगवाह की संख्या बढ़ जाती है, 4 होती है, लेकिन हिंदी जगत में अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं द्विगुणित व्यंजन। अभी हमने जब 52 बताया था तो वहाँ उच्छिप्त करके बताया था, उच्छिप्त द्विगुणित, तो वही है द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित ऑब्लिक उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या हमने वहाँ कितना बताया था? 2। तो ये कौन कौन से होते हैं? ड, ढ। ड और ढ, ये 2 वर्ण ऐसे होते हैं, इनको हम लोग उच्छिप्त या द्विगुणित व्यंजन कहते हैं। आइए कुछ और तथ्य जानते हैं व्यंजन के बारे में। वर्णों से संबंधित कुछ तथ्य देख लें पहले। वर्णों से संबंधित परीक्षापयोगी तथ्य कौन कौन से हैं? तो पहला तथ्य अगर हम देखें तो परीक्षा में कई बार ये पूछा है स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? च, छ,
ज झ। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? च, छ, ज, झ। ठीक, आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, इन्हीं को द्वित्व भी कहा जाता है। द्वित्व, इन्हीं को संयोग भी कहा जाता है। संयोग, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या संयोग व्यंजन, ये क्या होते हैं? अगर दो वर्णों के मध्य दो व्यंजन वर्ण हैं, उनके मध्य में कोई ऐसा व्यंजन वर्ण आए जिनके बीच स्वर न हो। क्या न हो? स्वर न हो। उन्हें क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन या संयोग व्यंजन। यानी अगर हम दो वर्णों की बात करें तो दो व्यंजन वर्णों के मध्य में मान लीजिए क है और ये लू हमने लिख दिया। अब इसके बीच में ऐसा वर्ण आए जिसमें स्वर न रहे, तो जैसे आधा ल करें तो ये क्या बन जाएगा? कल्लू। अब ये जो आधा ल है कल्लू में, ये ल है, इसमें स्वर तो नहीं है ना? कि है? स्वर नहीं है। और परिभाषा यही कह रही है कि व्यंजन वर्णों के मध्य में कोई ऐसा वर्ण आए जिनमें स्वर न रहे। तो इस वर्ण में स्वर तो नहीं है, और जब इसमें स्वर नहीं है तो यही आपका होता है क्या? द्वित्व व्यंजन। इसी को हम लोग कहेंगे संयुक्त या संयोग, या इसी को द्वित्व। जैसे और देख लीजिए, दिल्ली। अब इसमें संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयोग व्यंजन की संख्या कितनी है? 1, क्योंकि आधा अक्षर कितना है? सिर्फ 1, तो इसमें द्वित्व व्यंजन की संख्या 1 मानी जाएगी। कल्लू, इसमें द्वित्व व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी, चूँकि एक बार आधा अक्षर आया है। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल। अब आप बताइए इसमें संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी मानी जाएगी? इसमें मानी जाएगी 2, चूँकि इस और इस ज के बाद कोई स्वर नहीं है। कोई स्वर है क्या? इस ज के और इस ज के बाद, तो इसमें कितनी मानी जाएगी? 2 मानी जाएगी। अक्षर, जैसे हमने लिखा अक्षर। अब इसमें आप बताइए द्वित्व व्यंजन की संख्या कितनी होगी? तो अभी हम जब इसको एक एक करके तोड़ेंगे, जैसे इस छ को हमें तोड़ना है क श र, यही होगा। तो अब देखिए क के बाद क में स्वर की संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि क हलंत है ना। तो क हलंत होने का मतलब ही इसमें स्वर नहीं है, तभी तो ये हलंत है, अर्थात ये पूर्ण रूप से व्यंजन क है। अगर इसमें स्वर होता तो ये हलंत हट जाता। तो यहाँ पे क हलंत है, इसका मतलब यही है कि इसमें स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं है तो इसमें संयुक्त या द्वित्व व्यंजन की संख्या कितनी है? 1। ठीक, इसको आपने समझ लिया। तो इस तरीके से आपका ये संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन हो गया। अब अगर आप नोट के रूप में लिखना चाहें तो लिख लें। अगर एक आधा अक्षर रहेगा तो 1 संयुक्त व्यंजन की संख्या होगी, 2 आधा अक्षर रहेंगे तो 2 संयुक्त व्यंजन की संख्या होगी, 3 आधा अक्षर रहेंगे तो 3 संयुक्त व्यंजन की संख्या होगी, द्वित्व व्यंजन की संख्या होगी। ठीक है, तो आपको आधे अक्षर से ही समझ जाना है, क्योंकि आधे अक्षर में ही क्या नहीं होता? स्वर नहीं होता। जिसमें हलंत लगा है उससे स्वर ही तो गायब है, जिस व्यंजन से। ठीक, उसके बाद आइए उच्चारण स्थान।
एक नंबर का लगभग फिक्स है। अगर यहाँ नहीं पूछेगा तो संस्कृत में पूछ लेगा, लेकिन किसी न किसी तरीके से घुमा के उच्चारण स्थान से एक नंबर का पूछ लेता ही है। तो उच्चारण स्थान की संख्या देखें हिंदी जगत में तो 7 मानी जाती है। कौन कौन से, आपको पहले हम ट्रिक के रूप में बताते हैं, फिर आपको उसका अर्थ बताते हैं। जैसे हम लोग इसे क, ता, मु, द, ओ। क मतलब कंठ, ता मतलब तालु, मु मतलब मूर्धा, द मतलब दंत, ओ मतलब ओष्ठ। कता मुदो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। बचा कौन कौन? आपका बचता है नासिका, नासिका और जिह्वा की जड़ या जिह्वा मूली। जब जिह्वा मूली या जिह्वा की जड़, ये बचते हैं। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि ये आप कैसे याद करेंगे तो बहुत ही सरल है। उच्चारण स्थान कितने हैं? 7। कौन कौन से? कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा की जड़। अब आपको सबसे पहले हम स्वर वर्णों का दिखाते हैं उच्चारण स्थान। किसका? स्वर वर्णों का। फिर आपको हम दिखाएंगे व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। चलिए स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे करेंगे? अभी हमने आपको ऐसे किया क, ता, मु, द, ओ। आपने लिख लिया, आपने ऐसे ही लिखा ना, ऐसे ही लिख लिया। आइए अब हम देखिए स्वर वर्ण का करते हैं उच्चारण स्थान। जैसे हमने क, ता, मु, द, ओ। हमने क का मतलब कंठ बताया, ता का मतलब तालु, मु का मतलब मूर्धा, द का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। जैसे ही हमने क, ता, मु, दो लिखा है, ऐसे ही हमको उतार लेना है। अ, आ, ई, ई। मूर्धा में री, दंत्र में ली, ओष्ठ में उ, उ। इतना आप समझ गए। अब बचता क्या क्या है आपके पास? ए, ऐ, ओ, आओ। अब आप जानते हैं एक का निर्माण होता है अ और ई से, और ऐ का निर्माण होता है अ बड़ी ई से या अ बड़ी ई से कर सकते हैं। इसी तरीके से ओ का निर्माण होता है अ उ से, औ का निर्माण होता है अ बड़ा उ से। अब आप देखिए कि यहाँ पर अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसमें देखिए अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। ओ का देखिए ओ का में अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ। आपने देखा कि जो ए है, ए में अ और ई दो से मिलकर बना है, और अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु।
अब दो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ ताल, यही होगा। ए का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? अ और ई से मिलकर बना है, अ का कंठ और ई का तालु, तो ए का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ ताल, यही हो जाएगा। इसी प्रकार ओ का उच्चारण स्थान अ उ से मिलकर बना है, इसका क्या हो जाएगा? कंठ कंठोष्ठ। और औ का भी क्या हो जाएगा? अ, यहाँ पे मिस कर लो, ओ, इसका हो जाएगा कंठ ओष्ठ। तो एक और ए का कंठ तालु, ओ और ओ का कंठ ओष्ठ, ये हो जाएंगे इसके उच्चारण स्थान। ठीक, अब इसके लिए आप ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। एक सूत्र है, ए दैते, संस्कृत में ए दैते, ए दैते कंठ तालु, कंठ तालु। ठीक, अब इसमें देखिए मात्रा देख लिए, ए और ऐ, इसका क्या हो जाएगा? कंठ तालु। और दूसरा सूत्र है ओ दो तो कंठोष्ठ, ओ दो तो कंठ ओष्ठ, अर्थात ओ और औ इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ। इसी प्रकार जो पंचमाक्षर है अंग याण न म, यही 5 पंचमाक्षर हैं। ये नाक से भी बोले जाते हैं और मुख एवं नाक दोनों से बोले जाते हैं। मुख प्लस नाक दोनों से बोले जाते हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे कल आपको उच्चारण स्थान फिर से पूरा रिवाइज करके बताएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, और पढ़कर आप यूपी टेट और सी टेट, एमपी टेट, रीट, ये सब बिहार टेट, बिहार सुपर टेट, ये सारी परीक्षाएं बहुत आराम से वीडियो देख के ही निकाल सकते हैं। आप जितना बताएं एक नोट्स में लिखिए। जिस दिन हिंदी का पूरा क्लास समाप्त होगा उस दिन आप देखेंगे कि एक 20 से 25 पेज की हमारे पास अच्छा क्लास नोट्स तैयार हो गया है, और वो ऐसा 25 पेज का नोट्स होगा जो आपको परीक्षा में पास करा देगा। आज तो हमने हिंदी का केवल वर्णमाला बताया, कल से हम 10 मिनट आपको रचनाओं के बारे में भी पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारा इधर ग्रामर और ग्रामर के साथ साथ साहित्यिक रचनाएं भी चलती जाएंगी, क्योंकि साहित्यिक रचनाओं से भी 2 से 3 नंबर हर एक साल पूछा जाता है और लड़के गलत करके आते हैं। तो ये गलती न हो इसलिए हम लोग रोज़ 4 से 5 रचना या एक लेखक या कवि की रचना यहाँ पर याद करेंगे, और जिससे हमारा जब कोर्स पूरा हो तो हमारे पास 100 से 150, 200, 300 तक रचनाओं का एक संकलन तैयार हो, और भगवान से यही प्रार्थना होगी कि उसी रचनाओं में से आपके पेपर में फंस जाए। ठीक है साथियों, शुभ रात्रि। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।